कितना टाइम हो गया? Hello students, welcome to all of you on this very bright and result inspiring platform of Science World and Sri Science Academy. This is your chemistry mentor Dr. R.K. Tiwari. स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो तो हम इसमें पीरियाडिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने याद करिए एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन शायद यहीं तक पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ना बाकी है, ठीक है ना। लेकिन एक बात अगर आपको याद हो, हमने कहा था थ्री सिस्टर वर्ड यूज किया था, थ्री सिस्टर। और थ्री सिस्टर में शामिल किसको किया गया था? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मैं लिख दूं, बल्कि थ्री सिस्टर टर्म हमने एक लिखा था, थ्री सिस्टर्स हम लोग यूज करते हैं, हालांकि बुक का वर्ड नहीं है, टीचर्स लोग यूज करते हैं इसको। और इसमें शामिल क्या होता है? इसमें शामिल होता है आपका आईपी, ये शामिल होता है, प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये तीनों मिला के कहलाता है थ्री सिस्टर्स। ये तीनों होती हैं थ्री सिस्टर्स मिला के, ठीक है ना। और इनके बारे में याद रखिएगा कि जो फैक्टर जिस तरह से आईपी को अफेक्ट करता है उसी तरह से वो फैक्टर इन तीनों को एक साथ अफेक्ट करेगा, है ना। यानी पीरियाडिक टेबल में अगर हम कहें अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि इधर एक का ट्रेंड हमको मालूम है, मान लिया आप कह रहे हैं आईपी का ट्रेंड, मान लिया आप कह रहे हैं कि आईपी का ट्रेंड क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज करता है। तो अलोंग द पीरियड अगर आईपी इंक्रीज करती है, सर्टेन एक्सेप्शन हम लोग पढ़ चुके होते हैं, तो आप देख ही चुके हैं, तो बाकी तीनों की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और डाउन द ग्रुप मान लीजिए अगर आईपी की वैल्यू अगर डिक्रीज कर रही है तो बाकी सब की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो इससे फायदा ये हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये बुक का टर्म नहीं है, ये सब्जेक्ट को जो पढ़ाते हैं, जिनके पास अपना एक्सपीरियंस होता है, वो ये चीज यूज करते हैं कि आप एक को पढ़ लीजिए, वही बात तीनों में लगाते रहिए। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है और इसकी जो यूटिलिटी है, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। जो बात आप यहाँ पे आईपी के बारे में कंक्लूड करेंगे वही तीनों के बारे में होता हुआ आप मानेंगे। हाँ, एक्सेप्शंस आपने जगह जगह पढ़े हैं, वो अपनी जगह रहेंगे, उनकी बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। जनरल बात यही होती है कि जो आईपी के साथ होता है अलोंग द पीरियड, वही इन तीनों के साथ होता है, वही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ और वही होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ। और जो होता है डाउन द ग्रुप आईपी के साथ वही इन तीनों के साथ होता है, तो पढ़ने से फायदा होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि अगर आप आईपी की वैल्यू जान चुके हैं या थ्री सिस्टर्स की वैल्यू आप जानते हैं, तो इस आईपी की वैल्यू के हेल्प से और क्या क्या बात आप बता सकते हैं। मतलब आईपी के थ्री सिस्टर जो हम लोग पढ़ चुके हैं उनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इन पर हम बात आपसे करने वाले हैं। तो आज आपके टॉपिक का नाम क्या हो सकता है? एप्लीकेशंस ऑफ थ्री सिस्टर्स, है ना। थ्री सिस्टर्स में फिर कहूं, ये बुक में नहीं लिखा है, लेकिन आप समझिए आईपी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं थ्री सिस्टर्स, क्योंकि तीनों का बिहेवियर जो होता है अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप सेम होता है, या जिन जिन फैक्टर से जैसे जैसे उसमें तीनों में से एक अफेक्टेड होती है वैसे तीनों भी अफेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। ये बात आप याद रखें, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। ये इसका मतलब कि मैं आईपी को लेकर सारी बात करूंगा और आप इन दोनों के साथ भी उस हिसाब को कोरिलेट कर लीजिएगा। और रेडियस का आप जानते हैं इन थ्री सिस्टर्स का रिलेशन इनवर्स होता है। देखिए मैं फिर दोबारा लिख दूं, अगर फिर दोबारा लिख दूं तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? मैं लिखूंगा देखिएगा कि आई, जहां देखिएगा जो रेडियस होती क्या होती है, देखिएगा कि जो वैल्यू आप जो थ्री सिस्टर्स होता है, और थ्री सिस्टर का मतलब आप समझ चुके हैं क्या होता है, वो इनवर्सली रिलेटेड किसके होता है? रेडियस के। ये बात आप जानते हैं, ठीक है ना। अब ये सारी बात जानने के बाद अब हम इसके एप्लीकेशन के बाद अब डायरेक्ट आपसे हम कर सकते हैं, ठीक। चलिए कर लेते हैं हम बात। अब देखिए मैं आपसे कह दूं, अगर देखिए हमने आपसे शुरू में कहा था, अगर आप अपने क्वेश्चन देखें पीवाईक्यू से उठा के, तो क्या मिलेगा? कभी मेटेलिक कैरेक्टर पूछता है,
कभी रिड्यूसिंग पावर पे क्वेश्चन रहता है, कभी ऑक्सीडाइजिंग पावर पे रहता है, कभी मेल्टिंग पॉइंट पे क्वेश्चन होता है, कभी बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन होता है, ये अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं, ठीक ना। और वो कहाँ से उसके लिए इंफॉर्मेशन लाएं, तो सारी उनकी इंफॉर्मेशन, ऑलमोस्ट लगभग सारी इंफॉर्मेशन जो होती हैं हमको यहाँ से एटम के लिए मिल जाती है थ्रिस्टर की वैल्यू से ही, ठीक है ना। और उसमें से हम आईपी से सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम रेडियस सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जरा सा, ये बात आप फॉर्मूला याद करिए कि यहां पर मेटेलिक कैरेक्टर हम पूरा लिख दे रहे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर एक बात हुई। दूसरी बात यहां पर हो गई क्या, रिड्यूसिंग पावर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मान लीजिए हम कह दें, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, या कैपेसिटी, इसमें से कुछ भी पूछ ले, इन चारों में से कुछ भी, मेटेलिक कैरेक्टर या रिड्यूसिंग पावर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर या इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैरेक्टर या आयनिक बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी, इनमें कुछ भी कह दे तो क्या करेंगे, याद रखिएगा इन तीनों को हम एक साथ रख रहे हैं, सब के सब जो होती हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड टू रेडियस होती हैं, ठीक है ना। इसका मतलब अगर हमको रेडियस के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मालूम है, या जो हमारे क्वेश्चन में 3 या 4 या 5 एटम से आयन जो भी दिए गए हैं, अगर उनमें से हमको पता करने आता होगा कि सबसे लार्जेस्ट साइज किसकी होगी, स्मॉलेस्ट साइज किसकी होगी, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस क्या होगा, या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस क्या होगा, तो हम इन सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। यानी अगर अब मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए मैं यहीं से निकल के जाता हूं, कहां पे, हम जाते हैं ब्लॉक स्टडी पर, है ना। और अगर हम आपसे बात करें कि यहाँ पे एस ब्लॉक में क्या होगा, एस ब्लॉक में मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, एस ब्लॉक में मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए आप लोग। एस ब्लॉक में मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, अब ऑप्शन लिखा रहेगा, शुड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, या डिक्रीज डाउन द ग्रुप, या अनसर्टेन, या जो भी लिख दिया जाए ऑप्शन में आपके। तो अगर मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे चुका हूं कि जो सारे फीचर्स हैं वो रेडियस के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक। तब इसमें से किसी के बारे में भी अगर हम पूछें, आप किसी के बारे में आपसे पूछें, चाहे मेटेलिक कैरेक्टर पूछ लें, चाहे रिड्यूसिंग पावर पूछ लें, चाहे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हो या इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी हो, कुछ भी अगर हम आपसे पूछें तो रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है ना। इसका मतलब अगर हम रेडियस के बारे में जानते हैं तो जो हम रेडियस के बारे में पढ़े हैं वही इनके बारे में भी होगा। इस तरह सब्जेक्ट कोरिलेट करना सीखिए आप लोग, एक को पढ़ करके बाकी और 3-4 कोरिलेट कैसे होते हैं, हमने खाली रेडियस पढ़ा और इतने के बारे में हम जान गए, ठीक है ना। तो जो डाउन द ग्रुप रेडियस के साथ होता होगा वही इसके बारे में होगा। चलिए किसी ने आंसर दिया लग रहा है, हाँ ना, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इंक्रीज करेगा। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, रेडियस क्या होगी, इंक्रीज करती है। हम सारी बातें डिटेल में पढ़ चुके हैं कि डाउन द ग्रुप रेडियस का क्या होता है और क्यों होता है, ये सारी बात हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई नया देखेगा समझ जाएगा कि अगर डाउन ग्रुप बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ती है, और नंबर ऑफ सेल बढ़ने के साथ रेडियस क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक। तो अब तो मैंने एक जनरल बात आपसे कह दिया, देखो इससे फायदा क्या हो जाएगा। इसको पढ़ने के बाद आप जानते हैं आपको कुल 18 फैमिली पढ़नी है भाई, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। एस ब्लॉक की 2 फैमिली, पी ब्लॉक की कितनी 6 फैमिली, और डी ब्लॉक की 10 फैमिली, और उसके अलावा एफ ब्लॉक अलग से, इतनी फैमिलीज पढ़नी है। तो क्या सारी फैमिली ऐसे एक एक करके रटेंगे बैठ करके, कई साल लग जाएगा फैमिली पढ़ने में खाली। बस तो करना क्या है कि अब हमें कुछ नहीं करना है, हमको रेडियस पढ़ लेना है, और रेडियस में जो एक्सेप्शन जहां होंगे वो तो वहां पर होंगे ही होंगे, एक्सेप्शंस को हमको अलग से डील करना है। उसके अलावा हर जगह यही बोलते रहना है,
डाउन रेडियस क्या होती है, लगातार इंक्रीज करती है ना। एलॉन्ग पीरियड क्या होती है, डिक्रीज करती है। एक्सेप्शन जहां होंगे वहां पर पढ़ेंगे। और इसमें दो बातें और इन्वॉल्व होंगी जो हमने आपसे पहले ही बता दिया था कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये बात इसमें इन्वॉल्व हो जाता है जब हम पढ़ रहे होते हैं। कौन से, हम डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते, तो वहां पर भी एक बात काम करती है। और पी ब्लॉक के जब हम हेवी एटम के बारे में बात, तभी वहां बात ये इन्वॉल्व हो जाती है। तो हम किसी दिन वो भी डिस्कस कर लेंगे आपके साथ, तब फिर हमारा पूरा होलिस्टिक अप्रोच तो हमारा हो जाएगा। यानी हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन को अगर शामिल कर दें तो फिर रेडियस का जो एक्सेप्शन आता है वो भी हमारा वहां पे डील हो जाएगा। चलिए, अभी उसको हमने नहीं पढ़ाया है। अपने मन से आप जानते हो तो अच्छी बात है, आप उसको भी शामिल कर सकते हैं। मान लीजिए हमने नहीं पढ़ाया है तो उसकी मैं कोई बात अभी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप रेडियस के बारे में आप यहाँ पे कह रहे हैं कि एस ब्लॉक में जो होता है वही पी ब्लॉक में बोलते रहिए, वही डी ब्लॉक में, वही हर जगह बोलते रहिए, ठीक है ना। और रेडियस का जो ट्रेंड होगा वही ट्रेंड इन चारों का होगा। तभी मत कह रहे मेटेलिक कैरेक्टर तो सर ने पढ़ाया ही नहीं था। अरे भैया, आप बता दिया कि रेडियस का जो ट्रेंड होता है वही इन चारों का ट्रेंड होता है, वही इन चारों का ट्रेंड होता है। और इसका ठीक उल्टा ट्रेंड इसके चार अपोजिट का होता है। यानी 8 प्रॉपर्टी होगा ही। खाली आपने क्या पढ़ा, रेडियस। अभी 4 आपके सामने हैं और 4 इसका उल्टा सोचिए, क्या, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, 4 हो जाएंगी ना। तो 4 ये लिखी हैं और 4 इसका उल्टा कर दिए, 8। यानी एक को पढ़ा तो 8 कैरेक्टर हमारे पास आ गए, ठीक है ना। 4 आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं और 4 इसका उल्टा कर लीजिएगा, हो गया ना। तो अब एक क्वेश्चन देखिए, मैं ले रहा हूं क्या। अब मैं आपसे पूछूं कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम, हमारे पास ये देखिए क्वेश्चन नहीं, सिंपली आपके लिए ये 4 एलिमेंट्स हैं, के एटम्स हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, या करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टर इज, इनके मेटालिक कैरेक्टर का करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टर, हम पूछ ले रहे हैं मेटालिक कैरेक्टर। हालांकि याद रखिएगा, हमने आपको 8 कैरेक्टर बता दिया, 4 लिखे हैं, फिर 4 इसका अपोजिट कर लीजिएगा, 8। तो 8 कैरेक्टर में से कुछ भी लिखा जा सकता है। अब इसमें से मोस्ट मेटालिक पूछ ले, इन 4 में से मोस्ट मेटालिक कौन है, या लिस्ट मेटालिक कौन है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। हमने आपको पहले बताया 4 तरह क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, ठीक। हमने उसमें से एक पूछ लिया कि करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टर। क्वेश्चन आप आई होप कि कर सकते हैं। क्या करेंगे, रेडियस निकाल लीजिए सिंपली। तो अगर आप इसका रेडियस का डिक्रीजिंग ऑर्डर आप निकाल सकते हैं, तो जो रेडियस का ऑर्डर होता है वही ऑर्डर तो होता है मेटालिक कैरेक्टर का। और वही नहीं, 4 लिखे हुए हैं, एक नहीं भाई, ध्यान दीजिए। हम तो आपके एग्जाम्पल खाली लेके बात आपसे कर रहे हैं। हमने खाली सिंपली एक एग्जाम्पल लिया है। आपके सामने 4 लिखे हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों का होता है रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन। और जो 4 इसके उल्टे होंगे, अपोजिट होंगे, कौन कौन, यहाँ पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैरेक्टर, वो क्या हो जाएगा, रेडियस का हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो कुल मिला के 8 कैरेक्टर के बारे में आप इंफॉर्मेशन आसानी से दे सकते हैं। जस्ट यू नीड टू हैव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेडियस। रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, अगर आप इसमें रेडियस का ऑर्डर अगर आप निकाल सकते हैं इन 4 एटम को लेकर के, आपके पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। अगर इनका रेडियस का करेक्ट ऑर्डर अगर आप जानते हैं तो 8 प्रॉपर्टी का ऑर्डर आपको मिल गया। इसी को कोरिलेशन कहते हैं, इसी को एक्सपर्टाइज कहते हैं। आप ढूंढते रहे, किसी बुक में ऐसा मिलेगा नहीं। अगर किसी टीचर ने इसको अपने हिसाब से सेट किया होगा तो आप बता सकते, जैसे मैं बता रहा हूं। चलिए, आंसर आपका आया कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम।
कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। यहाँ मैं समझता हूँ थोड़ी सी गलती आपसे हो गई है। कैल्शियम और पोटेशियम में देखिए साइज का ऑर्डर आपने शायद ठीक से नहीं देखा। क्या देखिए, कैल्शियम और पोटेशियम, याद करिए जब नंबर ऑफ सेल सेम हो जाता है तो क्या देखते हैं, एटॉमिक नंबर ना। देखो भाई यही बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री हैं। इन बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और पूरी केमिस्ट्री पढ़ने के लिए रास्ता भी बनता है। तो इसको जितना ढंग से आप पढ़ें, जितना याद प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। तो पोटेशियम और कैल्शियम में ध्यान दीजिएगा, आपने कैल्शियम को बड़ा कर दिया है ना, ये गलती है। देखिए जरा चेक करिए, कैल्शियम पोटेशियम से बड़ा नहीं होगा ना, छोटा होगा ना। क्यों? पोटेशियम में भी 4 सेल्स हैं, कैल्शियम में भी 4 सेल्स हैं, लेकिन कैल्शियम का न्यूक्लियर चार्ज कितना 20 होता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं। आप लोग अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें भाई, कंटिन्यूटी अगर ब्रेक होगी तो बेसिक्स जो हैं, आप लोगों ने अपना बेसिक्स बड़ा गड़बड़ कर रखा है। और क्यों गड़बड़ है अब आप जानो। आपने गड़बड़ किया कि आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने गलत किया, किसने गलत किया आप जानो। और इस बेसिक्स पे अगर आप वीक रहेंगे तो केमिस्ट्री आएगी नहीं, ठीक है ना। बेसिक्स पे आप जल्दी जल्दी कमांड करिए और बढ़िया कमांड करिए। देखिए मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा था ना, मान लिया अगर आपका सोडियम था 11, आप जानते हैं 281 होता है। ये सब आपको रट जाना चाहिए, 3 सेल यहाँ पर हैं, ठीक है। इसका क्या था, शायद जो भी रहा हो, मान लिया हमने कहा यहाँ पर मैग्नीशियम दिया हो, अगर जो भी देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पर क्या होता है 282 होता है, 282। पोटेशियम था 19 होता है, क्या हो जाता है 28 एंड 9 हो जाता है। कैल्शियम आप जानते हैं 20 होते हैं। एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं दिया रहेगा। तो क्या हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा इसका 19 है, 2 8 8 और 9 होता है ना, 4 सेल होती हैं। और यहाँ होता है 2 8 8 और नहीं, यहाँ पर 1 होता है ना, 1 सॉरी 1 यहाँ क्या होता है 2 8 8 एंड 2 हो गया। यही बात है ना। तो क्या बताया गया था कि पहले नंबर ऑफ सेल काउंट करिए। नंबर ऑफ सेल काउंट करेंगे तो जिसमें नंबर ऑफ सेल ज्यादा होती है उसकी साइज बड़ी होती है। तो देखिए ऐसा, पोटेशियम के पास कितनी सेल्स हैं, गिनिए 1 2 3 4। कैल्शियम के पास कितनी, यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 सेल हैं। इनके पास कितनी सेल हैं 1 2, और यहाँ पे 1 2 3 3 सेल हैं। यहाँ भी 1 2 3 3 सेल हैं। इसका मतलब इन दोनों के पास कितनी है 3 सेल्स हैं। और इनके पास कितनी है गिन लीजिए 1 2 3 4, 4 सेल हैं, 4 सेल्स। इसका मतलब 4 सेल वाले साइज में बड़े होंगे और 3 सेल वाले साइज में छोटे होंगे। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि इसके पास भी 4 सेल्स हैं, यहां पर भी 4 सेल्स हैं। और मैंने बताया था कि जब नंबर ऑफ सेल सेम हो जाए तब क्या करेंगे, तब न्यूक्लियर चार्ज देखिए एटॉमिक नंबर देखा जाएगा। मैं फिर रिपीट करूं, जब नंबर ऑफ सेल सेम हो जाए, 4 सेल यहाँ है 4 सेल यहाँ पर है, जब नंबर ऑफ सेल सेम तब क्या देखा जाएगा, तब यहाँ एटॉमिक नंबर देखा जाएगा। और एटॉमिक नंबर का साइज से होता है क्या, इनवर्स रिलेशन। यानी जिसका एटॉमिक नंबर होगा बड़ा उसकी साइज हो जाएगी छोटी, ठीक है ना। यानी कैल्शियम की साइज छोटी हो जाएगी तुलना में पोटेशियम के, ठीक है। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन होगा हमारा यहाँ पर, पोटेशियम होगा। पोटेशियम हो गया, इसके बाद अब कैल्शियम आएगा, चेक कर लीजिए। मैं फिर रिपीट कर दूं, देखिए यहाँ पर भी 4 सेल्स हैं, यहाँ भी 4 सेल्स हैं। इन लोगों के पास 3 सेल्स हैं, तो 3 सेल वाले छोटे होंगे, 4 सेल वाले लार्जर साइज के होंगे। लेकिन अभी इनके पास भी 4 सेल, यहाँ भी 4 सेल, तब इनमें कैसे पता करेंगे, तो जब नंबर ऑफ सेल सेम हो जाता है तो एटॉमिक नंबर देखा जाता है। और एटॉमिक नंबर को ही न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और एटॉमिक नंबर का या न्यूक्लियर चार्ज का रेडियस से इनवर्स रिलेशन होता है। यानी जिसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा अधिक उसकी साइज जाएगी छोटी, ऐसे एटॉमिक नंबर होगा कम साइज जाएगी बड़ी। इसलिए पोटेशियम बड़ा और कैल्शियम छोटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 3 वालों के पास आइए। सोडियम और मैग्नीशियम, इनके पास भी 3 सेल हैं, लेकिन मैग्नीशियम का देखिए यहाँ पे 12 है, सोडियम का यहाँ पे 11 है ना। इसका मतलब क्या होगा कि बड़ा कौन होगा, जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, यानी हो जाएगा अपना। इसके बाद आ जाएगा आपका सोडियम और उससे छोटा आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है ना। अब तो ठीक है भाई, चेक करिए आप लोग। हाँ अब ठीक हो गया, सही हो गया। देखिए बेसिक्स पे कमांड अगर हो, देखिए केमिस्ट्री की एक अच्छाई है और एक बुराई है। बुराई ये है
कि अगर आपका बेसिक्स पे कमांड अगर केमिस्ट्री में नहीं है तो उस कंडीशन में केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर सकते, जीरो रहेंगे आप। और अगर बेसिक्स पे कमांड हो गया तो केमिस्ट्री में बहुत कुछ किया जा सकता है, ये इसकी अच्छाई है। तो केमिस्ट्री के साथ बुराई भी है, अच्छाई भी है। अब अपने हाथ में है कि केमिस्ट्री के बुराई वाले एंगल से हम लोग हैं या उसके अच्छाई वाले एंगल से हम लोग हैं। अगर हमारा बेसिक्स पे कमांड या गिन के आप जानते हैं 4 चैप्टर वहां पे होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है, पीरियाडिक प्रॉपर्टी होती है, केमिकल बॉन्डिंग होती है और जीओसी होता है। ये 4 चैप्टर हम आपके याद रखिए, मैं आपके जनरल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। फिजिकल में तो आप जानते हैं कुछ आपके जो चैप्टर्स हैं वहां पे आप जानते हैं कि वहां पर फार्मूले होते हैं, उन पर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी होती है, तो वो आपका पार्ट आसानी से तैयार हो जाता है। मेन आपको प्रॉब्लम होती है जनरल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में। और इसमें आप मैंने कहा गिन के 4 चैप्टर्स हैं, इन पे मास्टर लेवल कमांड करिए, जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतना क्वेश्चन सॉल्व करिए, लेकिन बुकिश पैटर्न पे नहीं, ध्यान दीजिए, बुकिश पैटर्न पे नहीं। जैसे अगर बुकिश पैटर्न की बात करें तो अब तो देखिए 8 हमने जो प्रॉपर्टी बताया तो 8 प्रॉपर्टी अलग अलग पढ़ना पड़ेगा ना, तो मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है, नॉन मेटालिक डाउन द ग्रुप क्या होता है, रिड्यूसिंग क्या होता है, अब पढ़ते रहे दुनिया भर का फालतू बकवास। हमने आपको बताया खाली एटॉमिक एनायनिक रेडियस आप पढ़िए और उनसे इनका रिलेशन याद कर लीजिए, 4 का खाली याद रखिए और मतलब 4 को समझ लीजिए जो उसके डायरेक्ट वाले हैं, बचे 4 को उनसे कर दीजिए, इनवर्स कोरिलेट कर दीजिए, बात आपका बन गया। लेकिन इसको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं ना, मान लीजिए हमने जो एग्जाम्पल दिया आपको कि 4 हमने एटम के नाम रख दिए या उनके एटम रख दिया, हमने बता दिया, उससे पूछ लिया हमने, क्वेश्चन पूछने के 4 तरीके होते हैं। मोस्ट मैग्नेटिक नेचर कौन सा होगा, या लिस्ट मैग्नेटिक नेचर किसकी होगी, या डिक्रीजिंग आर्डर आप या जो उनका होगा मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, या इंक्रीजिंग आर्डर मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इन पूछा जाएगा। तो अगर हमको सीक्वेंस निकालने आ गया तो हमसे जो मन करे वो पूछ लें, हमसे मोस्ट मेटालिक पूछें, लिस्ट मेटालिक पूछें, कुछ भी करें। अच्छा, इतना तो हमने ये वाला कर दिया। अब हम बिना पढ़े, बिना इसको अलग से, मान ली हमने पढ़ा, मैं सपोज मैं आप बात कर रहा हूं कि नाइट्रोजन फैमिली मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होगा, हम मान ली हम वो फैमिली नहीं पढ़े हैं, हमको नहीं जानकारी है, मान ली हम ही को मान ली नहीं आती है। अब मैं डायरेक्ट चला गया एन फैमिली में, चला गया, किसी फैमिली में जाओ भाई, एस ब्लॉक के फैमिली में जाओ, पी ब्लॉक के फैमिली में जाओ, डी ब्लॉक में जाओ, जहां मन करे वहां जाओ और कुछ भी इसमें से पूछो, इसमें से कुछ भी पूछो। कुछ एक्सेप्शंस वहां पर मिलेंगे, उनको अलग से आपको देखना पड़ेगा, जो बड़े थोड़े मोड़े होते हैं, जानते हैं आप। जनरल बात हम बिना पढ़े बता सकते हैं भाई। अब मैं आप लोगों से पूछूं, जो लोग इसमें देख रहे हैं वीडियो को, चाहे बाद में देखेंगे, मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम कि एन फैमिली में क्या होता है, और मैं पूछ रहा हूं एन फैमिली में डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। एन फैमिली में कह दूं, मैं बोरन फैमिली में कह दूं, कार्बन फैमिली में कह दूं, किसी फैमिली में कह दूं, मेटालिक कैरेक्टर पूछ लूं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पूछ लूं, रिड्यूसिंग पावर पूछ लूं, ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछ लूं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी पूछ लूं, कुछ भी पूछ लूं, उन पूरी की पूरी फैमिली, मतलब पूरे सिलेबस की बात मैं आपसे कर रहा हूं। सिलेबस में आप है क्या चीज बताइए, यही है ना, पूरे के पूरे 18 फैमिली आपके सिलेबस में है और हर फैमिली में कुछ कंपाउंड आपके सिलेबस में। और क्या होता है भाई, और क्या होता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही होता है ना आपका। और थोड़ा सा मेटलर्जी पढ़नी होती है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़नी, हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म, हो गया जनरल केमिस्ट्री खत्म। अब जरा सोचिए, एक चैप्टर पढ़ के मैं पूरे आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खंगालने की बात आपसे कर रहा हूं, वो भी बिना रटे, ठीक है ना। तो बताइए जल्दी से आप लोग कि मैंने आपसे पूछ लिया कि चलिए हम किसी भी फैमिली की बात करूं, हर फैमिली पर लागू हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं चला कहां पर, एन फैमिली में, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बताइए आप लोग। डाउन द ग्रुप, अभी मैं मेटालिक कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, मेटालिक कैरेक्टर तो बस एक एग्जांपल है, हमने आपको 8 कैरेक्टर बता दिया, उन 8 में से मैं कुछ भी कह सकता हूं, और यही खाली आपके बुक में, बुक खोल के देख लीजिएगा आप लोग, आपके बुक में किसी फैमिली के डिस्क्रिप्शन में यही लिखा, और क्या लिखा है भाई, यही लिखा हुआ है। ऐसी को आप लोग कहते हैं यार बड़ी बोरिंग है फैमिली पढ़ना, अरे फैमिली पढ़ना बोरिंग नहीं है, आपका दिमाग डम्ब है, दिमाग में कुछ आता ही नहीं, घुसा ही नहीं है, तो कहां से फैमिली समझ में आपके आएगी। फैमिली बहुत इजी है, फैमिली बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने अपने आप को फैमिली पढ़ने लायक बनाया ही नहीं। वही कहते हैं ना कि नहीं मिला तो अंगूर खट्टे, अपना तो कॉन्सेप्ट बना नहीं, फैमिली को गाली दे रहे हैं, फैमिली पढ़ना बड़ा बुरा है, फैमिली पढ़ना बड़ा बोरिंग है।
काहे का बोरिंग है भाई, ऐसे फैमिली पढ़ो ना आप, हमारे साथ फैमिली पढ़ देखिए कहाँ से आपको बुरा लग जाता है, कहाँ से बोरिंग लग जाता है। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। अब हमसे कोई पूछे जरा सा, आप बताइए कि अब मान हमसे पूछ लिया उसने कि फास्फोरस और सल्फर, दो पूछ लिया खाली। अब बताइए इसमें से, ध्यान दीजिएगा, लिस्ट मेटेलिक कौन है, लिस्ट मेटेलिक। आप जानते हैं दोनों क्या है, दोनों क्या है, दोनों आपके हिसाब से नॉन मेटल है, हमसे मेटेलिक ही पूछ रहा है। लिस्ट मेटेलिक कौन है बताइए, लिस्ट मेटेलिक कौन है। हालांकि हम जानते हैं दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं, लेकिन नॉन मेटल मेटेलिक कैरेक्टर हमसे पूछ रहा है, तो लिस्ट मेटेलिक कौन सा होगा। तो आप देख रहे हैं ये फास्फोरस किस फैमिली का है, अब ध्यान दीजिए भाई। अब इसमें आपको थोड़ा सा ये पता करना पड़ेगा या पता रखना पड़ेगा कि इनके एटॉमिक नंबर क्या क्या हैं। और ज्यादा अच्छी बात क्या होगी, आपको पता हो कि यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, ये ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है ना। इसका मतलब फास्फोरस के दाहिने सल्फर है, ठीक। तो इसका मतलब कि फास्फोरस का अगर हमको मालूम रहता, मान लीजिए हम कहेंगे आपको मालूम ही है कि फास्फोरस में कितना होता है, 15 होता है, 15 होता है इसका, 15 इसका 16 होता है, इन दोनों सेम पीरियड के हैं आप जानते हैं। तो एक लेफ्ट में है एक राइट में है, तो इसका मतलब फास्फोरस से सल्फर में जाएंगे तो हम रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या होगी, घटेगी ना। तो जब रेडियस घटेगी तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा, सिंपल सी बात है, ये बात हो जाएगी ना। तो पहले तो हमको क्या सोचना, ध्यान दीजिएगा, ये पढ़ने के बाद आप कहां जाइए, ये पढ़ने के बाद अपनी बुक खोलिए, ठीक, और किसी फैमिली को पढ़ना शुरू करो, किसी फैमिली को बिना हमारे पढ़ाए अपने मन से पढ़िए। खाली बस आप 3 सिस्टर की वैल्यू प्लस एटॉमिक रेडियस 4 खाली पढ़ लीजिए। देखिए मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूं आपसे, इन चारों को पढ़ने में हमने आपको लगभग पढ़ाई दिया है, बहुत कम टाइम लगा है। इन चारों को पढ़ लीजिए, और चारों को पढ़ने के बाद कोई फैमिली ओपन करो भाई, चाहे आप एस ब्लॉक की हो, चाहे पी ब्लॉक की हो, चाहे डी ब्लॉक की, कहीं की फैमिली हो, और उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ डालिए। एक जगह जो पढ़ेंगे वही हर जगह रिपीट होगी, वही हर जगह रिपीट होगी। और बिना रटे आप सारी कहानी सुना सकते हैं, बिना रटे, कुछ नहीं रटना है, क्या रटना है भाई, कुछ नहीं रटना है, खाली बस इन चार प्रॉपर्टी, वही कौन सी, रेडियस और 3 सिस्टर के बारे में पढ़ लीजिए। उसके बाद से मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, जो पूछना हो पूछिए, सब पता चल जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा चेंज इन वैलेंसीज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट एक नई चीज मिलेगी, वो आपको अलग से हम बता देंगे, हो जाएगा। तो इतना पढ़ के आप क्या पढ़ लिए, पूरा का पूरा जनरल केमिस्ट्री, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितनी फैमिलीज हैं उन सबके जनरल कैरेक्टर खत्म हो गए, करके देख लीजिए। और अब इतना करने के बाद अब बैठ जाइए पीवाईक्यू लेकर के, और गिनिए कितने क्वेश्चन पूछे गए वहां से, और वो भी किस सेक्शन का क्वेश्चन है, उस सेक्शन का क्वेश्चन है जिस सेक्शन से लोग डर के भागते हैं, यार बड़ा बोरिंग है, बहुत रटने वाला है, परेशान कर देता है, याद नहीं होता है, वो सेक्शन है, ध्यान दीजिए। इंटरेस्टिंग सेक्शन नहीं है, उसको लोग बड़ा बकवास बोरिंग कहते हैं, गाली देते हैं सेक्शन को, कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने की चीज है। कहाँ रटने की चीज है भाई, हम कहाँ आपसे रटवा रहे हैं, ये अंतर है। एक अनुभव में जो मतलब जिसने ढंग से दिमाग खपाया होगा सब्जेक्ट को पढ़ने में, अगर उससे आपकी मुलाकात हो जाएगी ना, तो आपका पूरा का पूरा नजरिया बदल जाएगा सब्जेक्ट टॉपिक के बारे में। मैंने आप जो कहा करके आज ही देखिए, हमने कोई फैमिली आपको नहीं पढ़ाया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक उठाइए, जिस राइटर के मन के उस राइटर को उठाइए, एल्कली मेटल में जाइए, एल्कलाइन अर्थ मेटल में जाइए, पी ब्लॉक की पहली फैमिली बोरन फैमिली, अगली फैमिली कार्बन फैमिली, अगली फैमिली नाइट्रोजन फैमिली, अगली फैमिली ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली, नोबल गैस, चाहे जहां मन कर जाओ भाई, पढ़ के देखो ना आप, क्या आपको देखिए अब पढ़ने के बाद आपको लगता है कि हमको रटना पड़ रहा है। अगर रटना पड़ रहा है, ध्यान दीजिए, तो फिर वहां पर आप भी फेल और हम भी फेल, दोनों फेल हैं, जान लीजिए। रटना नहीं पड़ेगा, पढ़ के देख लीजिए। आपको एक आध जो बीच में एक्सेप्शंस मिलेंगे, उन्हीं के लिए आपको थोड़ा सा अलग से आपको पढ़ना पड़ता है, और उसके मैंने पहले बता दिया, वो क्या है आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आज ही करके आप लोग देखिए, मेरा लेक्चर सुनने के बाद आज ही करके देखो। हमने कोई फैमिली नहीं पढ़ाया है आपको, और जिस फैमिली को पढ़ना सबसे कठिन मानते हैं इलाहाबादी लोग या ऑल इंडिया के लोग ऐसा कहते हैं, अब पढ़ के जाओ देखो तो क्या वो फैमिली कठिन है, नहीं कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है। बस ऐसे पढ़ने का तरीका सुनिए आप।
ठीक है ना। तो अपनी कमजोरी हम दूर नहीं करेंगे और सब्जेक्ट को हम निगेटिव बोलेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो आई होप कि कम से कम आप लोग जो हैं आज के बाद नहीं कहेंगे कि फैमिली पढ़ना डिफिकल्ट है या फैमिली में पीरियाडिक प्रॉपर्टी को पढ़ना डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं कहेंगे आज से, ठीक है ना। पढ़ के देखिए ना, सब वो बिना पढ़ाई खत्म हो गया भाई, बिना पढ़ाई, बता मजे की बात है। मैंने कहा आज ही पढ़ के देखो ना, बिना पढ़ाई उसका मोर देन 80% पार्ट कंप्लीट, 20% क्या उससे कम में ही एक्सेप्शन खाली आएंगे, समझ लीजिए। मतलब मैं उस बड़े से टॉपिक को कंप्लीट करने की बात आपसे कह रहा हूं जिसको मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं है, पीरियाडिक प्रॉपर्टी प्राप्त में कह रहा हूं, और आज ही पढ़ के देखिए, मेरे कहे विश्वास मत क्या करिए, आप लोग खुद ही पढ़ के देखिए, एस ब्लॉक में जाइए, पी ब्लॉक में जाइए, कहीं पे जाइए और उसमें पढ़िए आप लोग। आप जानते हैं एस और पी ब्लॉक में फैमिली को डाउन द ग्रुप पढ़ा जाता है, डी ब्लॉक में लॉन्ग द पीरियड पढ़ा जाता है, पढ़ के देख लीजिए आप लोग। अगर आपको लगता है कि नहीं जो हमने कहा वो मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए, आप कहीं और पढ़िए अपना जाके, ठीक ना। ये तरीका होता है पढ़ने का और इसको कोरिलेशन कहते हैं। एक को पढ़िए, बाकी अपने आप पढ़ जाए, यही ट्रिक है, यही टेक्निक है। इसी से हम लोग सब्जेक्ट को समेट लेंगे। जिसको पढ़ने में लोग अपना 20 रातें गुजारेंगे, जिसको पढ़ने में लोग मोर देन 100 आवर्स गुजारेंगे, उसको हम लोग 4-5 घंटे में पढ़ के खत्म कर देंगे, देख लीजिएगा आप लोग। 4-5 घंटे अगर हमने लगातार फैमिली पढ़ा दिया ना, तो उसके एक्सेप्शन भी उसमें शामिल कर दूंगा, उसका फुल स्टॉप कामा भी नहीं छूटने वाला है, वो भी फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। हाँ, बस एक बात करना है कि इन 4 प्रॉपर्टी, 4 क्या, खाली रेडियस की बात कर लीजिए ना, एटॉमिक और आयनिक रेडियस में कोई कमजोरी आपकी न रह जाए। उसमें एक इनकम्प्लीटनेस है जो भी हमने आपको नहीं पढ़ाया है, वो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, वो मैं पढ़ा दूंगा, तो इस पर मैं कह दूंगा पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, आप चाहे आप डी ब्लॉक में जाओ चाहे ब्लॉक में जाओ, तो इसको पढ़ना है। और एटॉमिक आयनिक रेडियस का ही इनवर्स वैल्यू होती है, आप जानते हैं किसकी, जो 3 सिस्टर्स की। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें जनरल की हैं, एक्सेप्शंस जहां तहां मिलेंगे उनके लिए अलग से बात किया जाएगा, जो मैं आपको ऑलरेडी आपसे कर चुका हूं, किया नहीं जाएगा, कर चुका हूं, ठीक है ना। तो इस तरह से पढ़िए और प्रैक्टिस खूब करिए भाई। देखिए जो जो चीज हम कह रहे हैं, मान लीजिए नया नया अभी हमने गाड़ी चलाना सीखा है, तो नया नया सीख तो लिया है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम अगले चौराहे पे ठोक देंगे किसी को, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वही हाल आपके साथ है, आपने नया नया इसको सीखा है, हालांकि मैं नया क्यों कहूँ, आप लोग पहले ही पढ़े होंगे और उसका भूल गया हो, अब आप नया नया इसको दोहराए हैं, हमें तो दोहराना ही कहेंगे, तो आप इसको नया नया दोहराएं, तो कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपका बिल्कुल ही फिक्स हो जाए, इस टॉपिक पर आपका कमांड हो जाए, और जब कमांड हो जाएगा फिर आगे अपना करते रहिए अपना। फिर जब फैमिली पढ़ेंगे तो लगेगा फैमिली में कुछ है ही नहीं यार, फैमिली में क्या पढ़ना है, फैमिली खाली कंपाउंड पढ़ने हैं, उन कंपाउंड को पढ़ने का फिर तरीका आपको बताएंगे कैसे बहुत कम मेहनत में कंपाउंड कैसे पूरे किए जाते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें बड़े बड़े मेहनत करने से आती हैं, किताब में डायरेक्ट बुक्स में लिखी हुई बातें आपको नहीं मिलती हैं, इसको बड़े अनुभव के साथ, बड़े मेहनत के साथ इसको डेवलप किया जाता है, जो हमने किया है, और लोग भी डेवलप किए होंगे, मैं नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप लोग निश्चित रूप से हमारे साथ कुछ अलग से पा रहे होंगे और पाएंगे। बाकी अपने जो मित्र आप लोगों के हैं, वो लोग जो पढ़ते हैं उनसे आप कंपेयर करते रहिएगा अपना, ठीक है। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। एक क्वेश्चन और पूछ लें आपसे, अब पूछें आपसे एक क्वेश्चन, देखिए जैसे मान लीजिए अगर मैं बोरन फैमिली में आता हूँ, बोरन फैमिली में बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अब देखिए यहां पर मैं कुछ नया बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये नया बताने वाला काम शायद आज पूरा ना हो पाए, वो इसलिए क्योंकि यहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट यहां पे इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। देखिए आप जानते हैं बोरन फैमिली है, और आप किसी भी फैमिली का देखिए जरा सा, मैं अगर आपसे कहूं कि पी ब्लॉक की अगर फैमिलीज हैं तो उनका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वो होता है NH2 और NP126, यही होता है ना, याद करिए यही होता है। बोरन फैमिली में NP में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होता है, अगले वाले में 2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे एक बात समझिए जरा सा, अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन आता है तो किसी भी फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में क्या प्रॉब्लम है भाई। मान लीजिए हमसे कहा कि बोरन फैमिली को बताइए, तो यहाँ पे NH2 तो हमारा हो ही जाएगा, NH2,
और np में p में n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस सेल होता है। तो वैलेंस सेल के s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल के p सब सेल में 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं, यही ना होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चूंकि ये पहली फैमिली है p ब्लॉक की, यहाँ पर p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये हम लोग का हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा NH2 और NP1 हो जाएगा। ठीक, अब अगर हमको ये फार्मूला पता है तो क्या बगल के कार्बन फैमिली में अलग से पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। अरे भाई 1 to 6 होता है, तो यहाँ पर हुआ 1, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा NH2 और NP2 हो जाएगा। इसके बगल फैमिली में जाइए, मान लिया आपको जाना है इसके बगल में कौन फैमिली मिलती है, N फैमिली मिलती है, यहाँ क्या हो जाएगा, P यहाँ पे NP3 हो जाएगा, उसके बगल में NP4 हो जाएगा, उसके बगल में NP5 हो जाएगा, उसके NP6 हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं रटना है, ध्यान दीजिए, ये भी नहीं रटना है। रटना तो कुछ है ही नहीं है भाई, कुछ जनरल सी बात सीखनी है, उसी को आगे हम एक्सटेंड करके दूसरे पर कैसे लागू करेंगे ये सीखना है। ध्यान दीजिए, उसको एक जगह सीखना है, समझना है उसको, और फिर उसी को दूसरे पर कैसे अप्लाई करें ये हमको सीखना है। तो हमको खाली इतनी सी बात इसमें याद करनी है कि p ब्लॉक एलिमेंट का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 to 6 होता है। अब इस 1 to 6 का मतलब समझना है, मतलब क्या हुआ कि p ब्लॉक की पहली फैमिली यानी बोरन फैमिली के लिए NP1 हो जाएगा, अगली फैमिली के लिए NP2 हो जाएगा, उससे अगली के लिए NP3 हो जाएगा, उससे अगले NP4 जैसे बढ़ता चला जाएगा, हम लिख डालेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमको रटने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ती है। अब देखिए, मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं, अब वो कितना पूरा होगा देखा जाएगा, लेकिन इसको अगर हम डिस्कस कर लिए तो हमारे 2 क्वेश्चन की गारंटी हो जाएगी, और प्लस उसके साथ ही साथ क्या हो जाएगा, हम फैमिली में एक बड़ी जो टेक्निकल चीज होती है वो हम सीख जाएंगे। देखिए वो क्या चीज है, आप जरा समझिए इसको। वो चीज ये है कि मान लीजिए मैं बोरन फैमिली में आता हूं, ठीक, अब देखिए इसकी जो वैलेंसी है, ध्यान दीजिएगा, वैलेंसी यहां जो होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल होता है। तो 2 + 1 3, यानी वैलेंस सेल के सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और p सब सेल में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 हो जाएगी वैलेंसी, 3 होगी ना। ऐसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही, इसको आप जिसको वैलेंसी हम कह रहे हैं, हम हालांकि अगले क्लास में हम सारी बातें बता पाएंगे कि कैसे उसको ऑक्सीजन नंबर्स कैसे कोरिलेट किया जाएगा। तो अब देखिए जरा सा, अब देखिए मेरी बात समझिए जरा सा, यहाँ पर बातें हैं कि अगर वैलेंस सेल का, ध्यान दीजिए, खाली बस s इलेक्ट्रॉन यूज किया जाएगा तब वैलेंसी आपकी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और दोनों यूज के तब कितना हो जाएगा, तब यहाँ पे 3 हो जाएगी। खाली p यूज किया तो खाली बस 1 हो जाएगी। देखिए 2 पॉसिबिलिटी, मेन पॉसिबिलिटी क्या है, वो पॉसिबिलिटी है, मेरी बात जरा समझिए, मैं टेक्निकल पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ कि सबसे, आप जानते हैं सब सेल अंदर p सब सेल बाहर होता है ना। तो मान लीजिए अगर हम NP यानी कि वैलेंस सेल के p सब सेल से 1 इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें यहाँ से, ठीक, तो वैलेंसी कितनी हमारी 1 हो जाएगी, यानी 1 होती है। और p सब सेल का इलेक्ट्रॉन और s के 2 तीनों इन्वॉल्व हो गए तब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 and 3 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 and 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप जानते हैं 1 and 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी आप जानते हैं 1 and 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 and 3 होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। ध्यान दीजिए, होना चाहिए, भाई जो रूल आपने यहां अप्लाई किया वो क्या कहा कि अगर बैलेंस सेल के p सब सेल के 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएगा तो बैलेंस इसकी 1 हो जाएगी, स्टेट इसकी 1 हो जाएगी। और मान लो बैलेंस सेल के तीनों ही इन्वॉल्व हो गए, p का 1 इलेक्ट्रॉन और s का 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 को मिलाकर 3 हो जाएगा। तो हमको 1 और 3 होता हुआ दिख रहा है, और सारी फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन चूंकि पूरी फैमिली का एक ही होता है, तो भाई सबका 1 और 3 होना चाहिए। लेकिन अब देखिए जरा सा, आप पढ़िएगा, आप बुक में लिखा मिलेगा कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, अब देखिए एक बात, अगर आप थोड़ा सा, हालांकि हम आगे की थोड़ी बात कर रहे हैं और इसलिए आगे की बात हम करने जा रहे हैं क्योंकि आप कोई बिगिनर तो है नहीं कि आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, आप लोग पढ़े लिखे BSc में किए लोग हैं, तो आप सब लोग जानते हैं कि कोवैलेंसी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कितना, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस सेल, यही होता है ना। तो आप देखते हैं इनमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा,
और 3 कैसे होगा मैं आप करके आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैं कहूँ हमारे पास यहाँ पे वैलेंस शेल में यहाँ पे आपका मान लीजिए यहाँ पे NS है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और मान लीजिए आपका P है, तो P में सबको मालूम है कि 3 ऑर्बिटल होते हैं, और P में यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखने से तो हमको ये लग रहा है कि यहाँ पर वैलेंस शेल के P सब शेल में यहाँ पे एक ऑर्बिटल है जो हाफ फील्ड है, और S में एक भी नहीं है। यही बात देख पा रहे होंगे आप लोग ना। तो आपको देखने में क्या लग रहा है कि बोरन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में खाली एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, वो है अपार Np का एक। S वाला फुल फील्ड है। लेकिन आप थोड़ा सा याद करिए, आपको कोई भी पढ़ाया गया होगा कि जब इन एलिमेंट से मिलने कोई कंबाइनिंग एटम आएगा, याद रखिए, मान लीजिए मैं कहूं कि मुझे एक्सप्लेन करना है कि BCl3 का फॉर्मेशन कैसे होगा। इसका मतलब बोरन की वैलेंसी 3 होती है ना, BCl3, और एक कोवैलेंसी है। अब ध्यान दीजिएगा, तो अगर बोरन की कोवैलेंसी 3 होती है तो कोवैलेंसी इक्वल टू होती है नंबर ऑफ वैलेंस शेल प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। याद रखिए, ये बात आप लिख लीजिए, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि कोवैलेंसी क्या होती है, कोवैलेंसी इक्वल टू होता है कितना, नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। यही होता है। यहां तो एक ही दिखाई पड़ा, 3 कैसे होगा। तो उस कंडीशन में आपने थोड़ी सी एक बात पढ़ी होगी, मैं आपको हिंट कर दूं, बाकी हम अगले क्लास में इसका कर पाएंगे। जब आप कहेंगे बोरन से मिलने के लिए 3 क्लोरीन इससे मिलने जब आएंगे ना, ध्यान दीजिए, ये Cl इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, तो क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम कंबाइनिंग एटम कह रहे हैं। तो क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और बोरन के पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो जो अकेला है बोरन ये कहलाता है सेंट्रल एटम, ये सब कहलाते हैं कंबाइनिंग एटम। सारी बात हम अगले क्लास डिटेल में आपसे करेंगे। अभी मैं थोड़ा हिंट करूं ताकि आप लोग थोड़ा सा पढ़ें अपने मन से। तो क्या हो जाएगा, जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो बोरन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच रिपल्सन काम करेगा, और रिपल्सन वहां पर एनर्जी जनरेट होती है, और उसी एनर्जी का यूज करके याद रखिएगा जो यहाँ पर पेयर्ड एस इलेक्ट्रॉन है ना, ये जंप कर जाएगा एम्प्टी पी में। अब यहां से जंप कर जाएगा, तो जब जंप कर जाएगा तब क्या हो जाएगा, तब आपको साफ साफ यहां दिख जाएगा, तब आपको यहाँ पर साफ साफ दिख पाएगा कि यहाँ पर कि बोरन के वैलेंस शेल में 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए। देखिए अब मैं लिखने जा रहा हूं, मैं कलर बदल लूं। देखिए जब आपका एक यहां से यहां जब जंप कर जाएगा यहाँ पे, तब क्या हो जाएगा, जो यस में आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए, तो खाली इसमें बस एक ही इलेक्ट्रॉन बचा आपका, बस एक इलेक्ट्रॉन बचा। और आप देख रहे हैं कि ये जो वैलेंस शेल के पी में देखिए, जैसे एनपी हमारा जो है, जिसके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके पास खाली बस एक ही यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर पहले वाला, ये जंप करके यहाँ पर आ गया, यहाँ भी आपका एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बताइए कितने हो गए हाफ फील्ड ऑर्बिटल, 3 हो गए ना। तो इसी को आपने पढ़ा होगा एक्साइटेड स्टेट, पढ़ा होगा ना, याद करिए। तो ग्राउंड स्टेट में अगर नहीं है तो एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमेशा कितने होते हैं, याद रखिए, वैलेंसी के बराबर होते हैं। यानी किसी भी एटम की जो कोवैलेंसी होती है, याद रखिएगा, उस एटम के वैलेंस शेल में प्रेजेंट हाफ फील्ड ऑर्बिटल के नंबर के बराबर होता है। तो अगर हम डायरेक्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, हमको तो भाई NS2Np1 दिखता है, यानी कि वैलेंस शेल के सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, और वैलेंस शेल के पी में हमको 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है, एक ही ऑर्बिटल हमारा हाफ फील्ड है। तो इसके हिसाब से हम कहेंगे इसकी कोवैलेंसी खाली 1 होनी चाहिए। लेकिन हमको एक्सप्लेन क्या करना था, हमको एक्सप्लेन करना था फॉर्मेशन ऑफ BCl3। तो फॉर्मेशन ऑफ BCl3 एक्सप्लेन करने का मतलब हुआ कि बोरन की कोवैलेंसी 3 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, साफ साफ 3 दिखाई पड़ रहा है, BCl3 है। तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, ये थ्योरी कभी हमारी फेल नहीं हो सकती कि कोवैलेंसी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। ये बात आप रख लीजिए। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एक उपाय और करिए। उपाय क्या है कि ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इमेजिन करिए कि जब बोरन से मिलने 3 क्लोरीन जब इसके पास आएंगे, इसको हम अगर टेक्निकल हम वर्ड यूज करें, क्या हो जाएगा कि सेंट्रल एटम से मिलने जब 3 कंबाइनिंग एटम्स इस तरफ अप्रोच करेंगे, तो कंबाइनिंग एटम यानी क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप सब जानते हैं,
और बोरन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो उनके इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा एंड दिस रिपल्सन विल काज इन लिबरेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी लिबरेट करेगा और उसी एनर्जी का यूज करके क्या हो जाएगा कि वैलेंस सेल के यस में जो यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक जंप कर जाएगा एम्प्टी पी में और यही यहाँ से यहाँ जंप करेगा, इसी को हम कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से यहाँ जब जंप कर जाएगा तो एस वाला जो फुल फील्ड था आपका हाफ फील्ड हो गया और पी में जो तीन में से खाली एक जगह इलेक्ट्रॉन, देखिए दो जगह इलेक्ट्रॉन हमारे हो जाएंगे, तब देखिए हमारा 1 2 3 फिर हमारे पास हाफ फील्ड यहाँ पे ऑर्बिटल हो गए और कोवेलेंसी हो गई 3। तो अब जरा देखिए इस पार्ट का यूज करके हम अगले क्लास में बात करेंगे। दो तीन चीजों को मैंने थोड़ा हिंट किया क्या कि इसकी कोवेलेंसी 3 कैसे होगी, 1 कैसे होगी और 3 कैसे होगी। तो ग्राउंड स्टेट में 1 दिखाई पड़ रही है, एक्साइटेड में 3 दिखाई पड़ रही है। ठीक, ये तो सिंपल सा है। मुझे जिस बात को मैं छेड़ रहा हूं जो अगले क्लास में मैं और बताने वाला हूं क्या कि जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं तो वैसे क्या होता है इनकी वैलेंसी घट करके लोअर वैलेंसी डोमिनेंट कर जाती है। जब आप लास्ट मेंबर थैलियम के पास जाएंगे तो थैलियम की वैलेंसी 3 नहीं में ये नहीं हो जाती, खाली 1 रह जाती है। तो जो ग्रुप का कैरेक्टर था कि 1 और 3 1 और 3 1 और 3 वो यहां से खाली 1 क्यों रह गया, ये कैसे हो पाएगा? ठीक है ना। और ये बात क्या होगा सारी फैमिली पे इक्वली एप्लीकेबल होगा और इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है, वही इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो मैं आपको आज का टॉपिक बता दे रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हमको कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो किसी भी फैमिली में जो मैक्सिमम जो हायर स्टेट होता है वो लगातार उसकी स्टेबिलिटी घटती जाती है और लोअर की लगातार बढ़ती जाती है और लोअर की बढ़ते बढ़ते अंतिम मेंबर में खाली लोअर की ही रह जाती है, हायर वाली खत्म हो जाती है। ठीक है ना। तो ये क्यों होता है तो मैंने हिंट कर दिया थोड़ा सा आपको। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये चीजें थोड़ी टेक्निकल हैं, इनके लिए हमको थोड़ा सा 1-2 क्लास अपना खर्च करना पड़ेगा। तो चलिए अगले क्लास में इस पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा आप लोग एडवांस में पढ़ पाए तो पढ़ के आइएगा। चलिए आज की क्लास नहीं रोकता हूँ। आई होप कि इनसे बातों से आपको